today we are going to start with the chapter number 4 of class 11th biology, that is the animal kingdom. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक खूबसूरत सा चैप्टर जो कि है एनिमल किंगडम. ठीक है, अब इस चैप्टर का मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ. इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली एज द नेम सजेस्ट एनिमल किंगडम, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. इस पूरे चैप्टर में हम करने वाले हैं एनिमल्स की क्लासिफिकेशन. दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी सो सुपर डुपर अमेजिंग चैप्टर. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, लेकिन जितना ये अमेजिंग है उतना ही ज़्यादा इसके अंदर लर्निंग कंटेंट है. तो जितना आप इसको अच्छे से समझोगे, लर्न करोगे, फील के साथ समझोगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. तो चलते हैं हम थोड़ा सा बेसिक क्लासिफिकेशन में. हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि R.H. विटेकर ने, अब पहले की जितनी भी क्लासिफिकेशंस हुई मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि उसके बारे में हमने यहीं पे बात करी है, तो यहाँ दोबारा बात करने का कोई मुद्दा नहीं उठता. खैर, कमिंग ऑन टू द R.H. विटेकर की क्लासिफिकेशन. R.H. विटेकर जी ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हम जो है ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, R.H. विटेकर ने क्या कहा था, ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड करेंगे इनटू द किंगडम्स मोनेरा, ठीक है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, जिनमें से कि मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई के बारे में हमने चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में करा था, ठीक है, स्टडी करी थी. एंड प्लांटे के बारे में हमने स्टडी करी चैप्टर नंबर 3, दैट इज द प्लांट किंगडम. एंड एनिमेलिया के बारे में आज हम करने वाले हैं इन द चैप्टर नंबर 4, दैट इज द एनिमल किंगडम. ओके, सो आई होप आपको इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर हुआ. नाउ लेट्स कम ऑन टू द पॉइंट्स. ओके, सो लेट मी रब दिस क्वेश्चन. ओके, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स एज ओवर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ. द नीड फॉर क्लासिफिकेशन. अब देखो, ये जो मिलियन स्पीशीज़ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा हुआ है ना, ये इसका थोड़ा सा आइडिया हमने लिया था चैप्टर नंबर 1 में, और कुछ आइडिया हम लेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर्स में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. वहाँ पर हमें पता लगेगा कि एनिमल्स की कितनी सारी स्पीशीज़ होती हैं. ठीक है, एंड्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहीं पर अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ, तो मैंगो की बात अगर मैं करूँ, तो बहुत थाउजेंड्स में इनकी स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं. तो ओवरऑल हर एक एनिमल की स्पीशी को अगर हम सम अप करें तो मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट है. अब मिलियन स्पीशीज़ को अलग अलग पढ़ना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. सो इनको हमने क्लासीफाई कर दिया. ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती जा रही है, जितनी ज़्यादा हमारे पास स्पीशीज़ डिस्कवर होंगी उतनी ही हमें अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, so the classification also helps in assigning a systemic position to a newly described species. ठीक है, चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था कैसे टेक्सोनॉमी, ठीक है, नेमिंग, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीज़ें जब एक नई स्पीशी डिस्कवर करी जाती है तो सारे प्रोसेसेस होते हैं, और उनमें से एक प्रोसेस था क्लासिफिकेशन का भी. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन को आज हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, now coming on to the basis of classification. Okay, in spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. यहाँ पर क्या लिखा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है, इसीलिए उनकी अलग अलग स्पीशीज़ हैं. यस, लेकिन इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेम रह जाती हैं. मतलब कुछ ना कुछ वहाँ रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उनकी बॉडी सिमेट्री में, उनके सीलोम के नेचर में. अभी मैं आपको ये सब बताऊंगी कि बॉडी सिमेट्री क्या होता है. ठीक है, वैसे तो आपने सिमेट्री पढ़ा होगा ना. सिमेट्री क्या होता है, देखो, ए अगर मैंने यहाँ लिख दिया, लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिख दिया
A। अब इसकी मैं क्या कैसे करूँ सिमेट्री, लाइक दिस, ठीक है। यहीं पर अगर मैं लिख दूँ B, ठीक है, यहाँ कैसे होगी, इस तरीके से सिमेट्री होगी, C D, ये सभी आपने सिमेट्री पढ़ रखे हैं, सिमेट्रिकल कैसे हम करते हैं, लेकिन बॉडी सिमेट्री में क्या होता है ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। These features are used as the basis of animal classification and some of these are discussed here. Okay, first of all is the level of organization. Though all members of Animalia are multicellular, अब यहाँ लिखा है कि level of organization, ठीक है, तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, सेल्यूलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या दे रखा है कि भाई सारे मेंबर्स एनिमेलिया के मल्टी सेल्यूलर है, वी नो दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया आर मल्टी सेल्यूलर, ओके। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि किसी में तो सेल्स टिश्यू की फॉर्म में अरेंज हैं, ठीक है, कि सेल्स का ग्रुप हो गया, टिश्यू बन गए, किसी में ऐसे लूज फॉर्म ऑफ सेल्स ऐसे सेल्यूलर एग्रीगेट्स टाइप ऑफ प्रेजेंट है, जो कि मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जेस सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, यहीं पर आ गया, दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है तो ये भी मल्टी सेल्यूलर, इस बात का ध्यान रखना, है तो ये भी मल्टी सेल्यूलर, लेकिन यहाँ पर हमने सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों कही, क्योंकि यहाँ पर सेल्स जो है वो ऐसे लूजली सेल्यूलर एग्रीगेट्स की तरह प्रेजेंट हैं। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स इन सीलेंट्रेट्स। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी फाइलम जो है, सबसे पहला फाइलम होता है स्पॉन्जेस यानी कि पॉरीफेरेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इनको, पॉरीफेरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सीलेंट्रेटा, ओके, दिस इज योर सीलेंट्रेटा, देन योर टीनोफोर्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थेस, एशहेलमिन्थेस, एनिलिडा, बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ समझो सीलेंट्रेटा की अगर मैं बात करूँ तो द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या थी, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल थी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ तक आगे आते आते अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप पे आ गए, और ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, सेल्यूलर जो अरेंजमेंट थी अब वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। Here the cells performing the same function are arranged into tissues. अब जो सेल यहाँ पर सेम फंक्शन कर रहे हैं वो टिश्यू में अरेंज हो गए, यानी कि यहाँ पर क्या आ गई, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई यहाँ पर, क्लियर, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज hence is called tissue level of organization, a still higher, चलिए हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं, ओके, a still higher level of organization। इसके बाद क्या होगा, टिश्यू आया, टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है। तो यहाँ फोर्थ पे हम लिख लेते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है। नाउ एंड अदर हायर फाइला where tissues are grouped together to form organs, is specialized for a particular function, ठीक है। in animals, annelids, arthropods and mollusca। अब देखो प्लेटीहेलमिन्थेस, अब देखो समझो एनिलिड्स कौन सा फाइलम है, जहाँ पर हमारे अर्थवर्म्स आते हैं, ठीक है। नाउ एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क में क्या होता है, अगेन एकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स भी आ गए यहाँ पे, they have organs associated to form functional systems, each system concerned with a specific physiological function। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, अगेन रिवाइजिंग, सबसे पहले सेल्यूलर किस में था, स्पॉन्जेस के केस में, सेल्यूलर से थोड़ा हायर लेवल पे मूव किए तो टिश्यू लेवल आया, टिश्यू लेवल किस किस के केस में होता है, सीलेंट्रेट एंड टीनोफोर्स लिख सकते हो साथ में, ठीक है। इसके बाद क्या आया, ऑर्गन लेवल, ठीक है, फर्स्ट आया, ओके, ये फर्स्ट आया हमारे पास, इस सेकेंड, थर्ड हम और ऊपर लिख देते हैं, थर्ड आएगा हमारे पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल,
ऑर्गन लेवल में कौन थे हमारे पास? प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटीहेलमिन्थस के बाद हमने क्या करना है अब? प्लैटीहेलमिन्थस अब हमारा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया एंड दैट इज़ योर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस किस के पास है? अब बचे हुए जितने भी हैं, एकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स, एनालिड्स, एग्जाम्पल लिख देते हैं, एनालिड्स, मॉलस्क, ठीक है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा। ओके, सो आई होप इतना आप सभी को क्लियर हो गया। ओके, क्लियर हो गया सभी को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक? Now, organ system and different group of animals exhibit various patterns of complexities. Let's take different color. Okay. For example, the digestive system in platyhelminthes. अब यहाँ पर क्या कहा गया है? ऑर्गन सिस्टम तो है, लेकिन अब सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। कुछ ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलेटरी सिस्टम तो है। देखिए यहाँ पर क्या फ़र्क रह गया, देखो समझो। अब यहाँ पर ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? हार्ट, ठीक है, हार्ट इन्वॉल्व है, ब्लड वेसल्स वगैरह ये सब इन्वॉल्व है, ठीक है। नाउ अब इन सभी का ग्रुप मिलके क्या बना? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं। क्यों? ये है तो ऑर्गन सिस्टम ही ना, लेकिन फिर भी ये 2 टाइप के क्यों हैं? ये होती है ऑर्गन कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स है। कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी का यहाँ पर जो मतलब है दैट इज़ लाइक कि इवोल्यूशनरी बेसिस पे क्या हुआ। कुछ ऑर्गेनिजम्स में बढ़िया कॉम्प्लेक्स यानी कि एक बढ़िया स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन वहाँ पर अच्छी हो रखी है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड क्लोज। ओपन में क्या होता है? ब्लड वेसल। अब देखो बच्चों को डाउट रहता है कि ओपन में क्या होता है, मतलब ब्लड वेसल्स नहीं होती, क्लोज में ब्लड वेसल्स होती हैं। तो डाउट की बात यहाँ पर मत रखो। ब्लड वेसल्स यहाँ पर भी होती हैं, यहाँ पर भी होती हैं। यहाँ पर जो है कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन में, ठीक है। यहाँ पर जो ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली बात करते हैं, यानी कि जैसे अब हमारे अंदर क्या होता है कि भाई एक ब्लड कैपिलरी है, हमारा हार्ट है, लेट्स सपोज हार्ट ने ब्लड पंप किया इस आर्टरी के थ्रू, अब मुझे इस वाले ऑर्गन में भेजना है तो इस ऑर्गन में ब्लड मिल गया। लेकिन इनके केस में क्या होगा? ये तो हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में क्या होगा कि हार्ट से ब्लड गया, अब यहाँ पर कोई कैपिलरी नहीं है, ठीक है। डिफरेंट अगर मेरे पास यहाँ पर ब्लड वेसल्स आई तो फर्दर कोई कैपिलरी नहीं है, अब यहाँ ब्लड रिलीज हो जाएगा और ये ऑर्गन्स को यहाँ डक्ट के फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट ये ऑर्गन्स बात कर रहे होंगे ब्लड में, ठीक है। नाउ दिस इज नोन एज द ऑर्गन कॉम्प्लेक्सिटी। डाइजेस्टिव सिस्टम भी ओपन और क्लोज टाइप का होता है, दैट इज सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी दैट सर्व्स बोथ माउथ एंड एनस। वेरी इंपॉर्टेंट, एक सिंगल ओपनिंग होगी, इसी से हम फूड दैट इज योर प्लैटीहेलमिन्थस फूड इनटेक करेंगे और इसी ओपनिंग से जो उनका जो वेस्ट था, एक्सक्रीटा है, वेस्ट है, उसको आउट करेंगे, वेस्ट आउट, ठीक है। यही सिंगल ओपनिंग फूड इनटेक के पर्पस में भी काम करेगी एंड एक्सक्रीटा आउट के पर्पस में भी काम करेगी। ये तो हो गई सिंगल ओपनिंग की बात जो कि प्लैटीहेलमिन्थस में होती है, ठीक है। यहाँ से भी पॉइंट्स उठाते हुए चलो, जो पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं ना कि इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सिंगल ओपनिंग है, वो आपका जब आप पढ़ोगे ना उनमें नहीं दे रखे, मतलब ग्रुप्स जो अलग अलग फाइलम के बना रखे हैं उनमें आपको नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ मिलेंगे। तो यहीं से नोट्स बनाते हुए शुरू करो, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। हैंस कॉल्ड इनकम्प्लीट, इसको क्या बोलेंगे हम? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ 2 ओपनिंग्स। एक होती है माउथ यानी कि जहाँ से फूड इनटेक होगा, फूड इनटेक, एंड एक होती है एनस जहाँ से फूड आउट होगा। ये होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या हो गया? कंप्लीट डाइजेस्टिव। क्लियर हुआ? अब ये किसके केस में होगा? ऑफ कोर्स मैमल्स के केस में होता है ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी 2 तरह का है, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। ओपन टाइप में जहाँ ब्लड पंप होता है आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट, ओके।
ये मैंने आपको समझा दिया। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स और वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, अलग अलग, कहीं पर पतली है, कहीं पर मोटी है, कहीं पर चौड़ी, इस तरीके से अलग अलग डायमीटर की वीन्स वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर टिल हियर? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सिमेट्री पार्ट। देखो ये जो चैप्टर है ना एनिमल किंगडम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। और बच्चों को इस चैप्टर से डर भी लगता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारा जो है यहाँ पर कंटेंट है याद करने के लिए। बच्चों को कई बार समझ नहीं आता कि हाँ अब ये सिमेट्री क्या होता है, ठीक है, ये सिंगल ओपनिंग डबल क्या होता है ये। तो आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलो तो कभी भी आपको कभी डाउट नहीं होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर। सिमेट्री की यहीं पर अगर मैं बात करूँ, सो एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री ऑल्सो, ठीक है। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना भाई, मोस्टली लिखा है या ऑल लिखा है या नन लिखा है, ये ना इन 3 पॉइंट्स का बहुत बहुत ध्यान रखा करो, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑल स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, दिस में बी अ क्वेश्चन, तो उसका आंसर होगा फॉल्स। लेकिन वहीं पर अगर लिखा है स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, सो द आंसर विल बी ट्रू, ओके। सो ये फॉल्स, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनी प्लेन दैट पासेस, अब ये क्या है, एसिमेट्रिकल क्या होता है? एसिमेट्रिकल का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई कोई भी प्लेन है, कोई भी प्लेन सेंटर से पास कर दो, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, मैं सर्कल की बात करूँ, ठीक है। अगर मैं यहीं पर सर्कल की बात करूँ तो सर्कल का सेंटर है लेट्स सपोज, अब इससे मैं कोई भी प्लेन पास कर दूँ, ठीक है, इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। इनफाइनाइट प्लेन्स होते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन यहीं पर एसिमेट्रिकल के केस में क्या होता है, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू 2 इक्वल हाफ्स, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना ही सिमेट्री कहलाता है। एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको, लेट्स सपोज ए की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो कैसे आ जाएगा, ऐसा और एक ऐसा, हो गई इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर समझना होगा। When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into 2 identical parts, अभी क्या है, एनी प्लेन, यहाँ पर क्या था, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट, अब यहाँ पर है कोई भी, यहाँ कुछ भी आ जाए नहीं होने वाले इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, यहाँ पर कोई भी पार्ट आ जाए, एज सपोज जैसे वही सर्कल मैंने आपको बताया था, सर्कल में होगी रेडियल सिमेट्री। इनके केस में कोई भी प्लेन ले आओ, सेंटर से पास करो और ये सिमेट्रिकल मिलेंगे। रेडियल सिमेट्रिकल कौन होते हैं, सीलेंट्रिड्स, स्टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, ठीक है, ओके। Animals like annelids, arthropods, etc., where the body can be divided into 2 identical left and right halves in only one plane, exhibit bilateral symmetry. Very important. Echinoderms की अगर मैं बात करूँ, अब एकाइनोडर्म्स में अब आपका होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एकाइनोडर्म्स की लार्वल स्टेज में और एडल्ट स्टेज में क्या सेम टाइप ऑफ सिमेट्री रहती है या अलग तरह की सिमेट्री होती है। अलग होती है तो कौन सी होती है, सेम होती है तो कौन सी होती है। ए और बी लिख देती हूँ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्वेश्चन 1 का आंसर देके, ओके। सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क। अब बायलैटरल सिमेट्री में क्या है कि सिर्फ एक ही प्लेन होगा, लेट्स सपोज ये हम क्रैब ले रहे हैं, एक ही प्लेन है यहाँ पर, ठीक है, यही प्लेन इसको आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी जो पार्ट ए और ये पार्ट बी है ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? ये होता है रेडियल सिमेट्री, ये है हमारी बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। अब मैंने यहीं पर जब बात करी थी आपकी ए की, ठीक है, ए में सिर्फ एक ये वाला प्लेन है, चलिए और अच्छे से बना लेते हैं बड़ा सा। ए में जो है मेरा सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्लेन होता है जो कि इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता है। सिंगल एक प्लेन है तो क्या हो गई, बायलैटरल सिमेट्री। अगर मैं यहीं पर बात करूं अगेंस्ट सर्कल की, तो सर्कल में तो पता लग ही गया, वो आपको याद हो गया अच्छे से। इसमें क्या होगी, रेडियल सिमेट्री, ये वाली लाइन नहीं होती है, ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट से जो पास करेगा वही,
इसमें क्या हो गई, रेडियल सिमेट्री। अगर मैं बात करूँ स्केलिन ट्राइंगल की, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल मतलब या फिर आप कुछ भी कह लो, मतलब जहाँ पर इक्वल साइड्स नहीं है। अब इसको मैं कैसे डिवाइड करूँ, अब लेट्स सपोज कोई एक ट्राइंगल है जैसे कि ये, अब ये तो थोड़ा फिर भी सिमेट्रिक लग रहा है, लेकिन लेट्स सपोज ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 2.3 सेंटीमीटर। अब इसको क्या मैं सिमेट्रिक वे में डिवाइड कर सकती हूँ, येस और नो? आंसर में इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ये रेडियल सिमेट्री है, बाइलेटरल है या फिर एसिमेट्रिक है? आंसर में इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? नाउ कमिंग ऑन टू द डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। उन एनिमल्स में जब सेल्स जहाँ पर 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज है, फर्स्ट आउटर वन इज योर एक्टोडर्म एंड इनर वन इज योर एंडोडर्म। ये क्या है, आउटर, आउटर क्या होगी, एक्टोडर्म, ये क्या है इनर, और इनर क्या होगी, एंडोडर्म। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। 2 है, ठीक है, 2 लेयर्स, एक अंदर वाली, अंदर को क्या कहेंगे, इन एंडोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म। ठीक है, अंदर वाली एंडोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म। इसको बहुत ध्यान से समझना, आगे हम जो है चैप्टर्स में मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई इस वाली जो ये वाला टिश्यू है, इसका ऑर्गेन, जैसे अगर मैं बात करूँ एपिथेलियल टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो एपिथेलियल टिश्यू जो है, अब इनकी ओरिजिन मोड, अब जो कहाँ से ये ओरिजिनेट करते हैं, तो वो है एपिथेलियल, एक्टोडर्मल ओरिजिन भी हो सकता है, ठीक है, एंडोडर्मल भी हो सकता है, और ये तो हुई डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में 2 होती हैं, बट वी ह्यूमंस आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, तो यहाँ मेसोडर्मल ओरिजिन भी हो सकता है। यहीं पर अगर मैं नर्वस टिश्यू की बात करूँ, ओके, न्यूरल टिश्यू, यानी कि न्यूरल कह लो या नर्वस कह लो, न्यूरल टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा होता है, ये होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये देखो, ये क्या है, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ये है ट्रिप्लोप्लास्टिक। कैसे, ये हुई एक बाहर वाली लेयर और ये है एक अंदर वाली लेयर, ये बीच में जो प्रेजेंट है ये कोई अच्छी लेयर नहीं है, दिस इज मीजोग्लिया। व्हाट दिस इज, मीजोग्लिया, दिस इज अनडिफरेंशिएटेड, undifferentiated layer. Mesoglea is present in between the ectoderm and the endoderm of diploblastic organism. तो इनका एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, सीलन ट्रेटा, सीलन ट्रेट्स। क्लियर हुआ सभी को डिप्लोप्लास्टिक क्या होता है, ये भी आप नोट कर सकते हो, एपिथेलियल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ठीक है, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब यहाँ देखो ट्रिप्लोप्लास्टिक के केस में ये इंटरनल एंडोडर्मल लेयर तो होती है, दिस इज योर एंडोडर्मल लेयर, ठीक है, दिस इज योर एंडोडर्मल लेयर, दिस इज एक्टोडर्मल लेयर, और यहाँ पर बीच में जो इसके केस में अनडिफरेंशिएटेड लेयर थी ना, इनके केस में जो, जिसको हमने मेसोग्लिया कहा था, ये वाली लेयर, अब इनके केस में जो है वो डिफरेंशिएटेड लेयर है, तो इनको हमने क्या नाम दे दिया, मेसोडर्म। डिफरेंशिएटेड को क्या कहेंगे हम, मेसोडर्म। क्लियर टिल हियर? ओके, नाउ अब ट्रिप्लोप्लास्टिक को हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है, ओके। नाउ दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो की बात यहाँ पर चल रही है, इसका भी ध्यान रखना, एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्म लेयर मेसोडर्म, मेसोडर्म होनी चाहिए इन बिटवीन द एक्टोडर्म। देखो आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, बार बार करेंगे जब याद होगा, है ना, एक्टोडर्म, आउटर मोस्ट क्या है, चलिए दोबारा बनाते हैं, आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, बीच वाली क्या होगी, एम से मिडल, एम से मीजो, मीजोडर्म, और अंदर वाली को क्या कहते हैं, एंडोडर्म। ठीक है, अंदर क्या होगा, इन, तो एंडोडर्म। क्लियर सभी को? तो मेसोडर्म हुआ तो ट्रिप्लोप्लास्टिक, मेसोडर्म नहीं हुआ तो डिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल देखो, प्लैटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, सभी प्लैटीहेलमिन्थेस कौन सी है, 4th कैटेगरी है, 4th के बाद सभी बाकी के जो भी हैं वो सभी ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि 1st, 2nd, 3rd, that are the sponges, that are the sponges, coelentrates,
and the ctenophora, they are what? Diploblastic organisms. क्लियर हुआ सभी को? नाउ कमिंग ऑन टू द सीलोम. सीलोम क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल. वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सपोज दिस इज योर बॉडी वॉल. ठीक है, ये हमारी हो गई लेट्स सपोज बॉडी वॉल. ठीक है, और बॉडी वॉल के बाद ये है मेरी जो है ऑर्गन्स है मेरे पास. तो ऑर्गन्स की इंटरनल वॉल लेट्स सपोज यहाँ पर ख़त्म हो रही है. ठीक है, ये हो गई ऑर्गन्स की इंटरनल वॉल. ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्पेस हो गया बीच में. ये हो गई हमारी ऑर्गन की जो हमारी गट वॉल हुई, ऑर्गन वॉल कुछ भी कह लो. तो ये बीच में स्पेस है. इस स्पेस का क्या करना है हमें? इस स्पेस का काम ये होता है कि कुछ भी जैसे शॉक अब्जॉर्बर इस टाइप से कुछ भी यहाँ पर मूवमेंट हो. ठीक है, अब स्टमक में फूड जाता है. ठीक है, अब पहले अपना केस समझो, फिर समझ आएगा दूसरे ऑर्गेनिजम्स का केस, है ना. अब हम जब स्टमक में फूड लेते हैं तो स्टमक में तो खाना भर जाता है, तो स्टमक की तो शेप चेंज होती होगी. जब खाना वहाँ भरता है तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आते होंगे ना शेप में, लेकिन हमें एक्सटर्नली तो नहीं दिखता. हम कहते हैं कि स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, फूड चर्न होता है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता. क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ये बॉडी वॉल. इस बॉडी वॉल से क्या होता है? इस बॉडी वॉल में गट वॉल में जो भी चेंजेस होंगे शेप के, तो वो यहीं तक लेट्स सपोज इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, बाहर तक नहीं आ पाए, वो यहीं पर रह गए अंदर ही. ठीक है, तो इसीलिए जो कैविटी होती है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, चलें आगे. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन. ठीक है, सीलोम. ये वाला कॉन्सेप्ट कई बच्चों को समझ नहीं आता है, तो ध्यान से समझिए, समझ आ जाएगा आपको. द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइन्ड बाय मेसोडर्म इज नोन एज सीलोम. वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये मैंने गट वॉल बना ली एंड दिस इज माई बॉडी वॉल. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ये है मेसोडर्मल लाइनिंग. गट वॉल के पास क्या है? मेसोडर्मल लाइनिंग. ये क्या है? मेसोडर्मल लाइनिंग. अगर ये गट वॉल के पास मेसोडर्मल लाइनिंग है, ठीक है, ये क्या है? मेसोडर्मल. तो हम इस कैविटी को क्या कहेंगे? इस कैविटी को हम कहेंगे सीलोम. क्लियर? ओके. एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स. अब ये किसी और एनिमल्स का मान लो मैंने कॉर्डेट का बात करी, कॉर्डेट्स के पास तो होती है बॉडी कैविटी, तो इन कॉर्डेट्स को हम क्या कहेंगे? सीलोमेट्स. ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब देखो एग्जाम्पल्स क्या है? एनिमल्स, स्मॉलेस्ट आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. ये समझ आया कि भाई गट वॉल के बाद अगर मेसोडर्म की लाइनिंग है सो दैट इज नोन एज द सीलोम. इतना पार्ट सभी को क्लियर हुआ? नाउ इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर क्या है? बॉडी कैविटी तो है. ठीक है, जैसे इस केस में क्या था? बॉडी कैविटी थी और मेसोडर्म था. कुछ ऑर्गेनिजम्स में मेसोडर्म नहीं होता. इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म. चलिए यहाँ से समझते हैं. यहाँ मैंने आपको कौन सा केस बताया? ये वाला, सीलोमेट्स वाला, जहाँ पर ये हो गई मेरी बॉडी कैविटी. ठीक है, अब इस बॉडी कैविटी के बाद ये जो है ये हमारे पास क्या हो गया? मेसोडर्म की लाइनिंग है, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया? इस लाइनिंग, हमने इस स्पेस को कह दिया सीलोम. लेकिन अगर मैं यहीं पर इस वाले केस, सेकेंड केस की अगर मैं बात करूं, तो सेकेंड केस में क्या हो रहा है? सेकेंड केस में हमारे पास जो है ये बॉडी कैविटी, लेट्स सपोज यहाँ पर मेसोडर्म प्रेजेंट है लेकिन स्कैटर्ड पाउचेस में. यहाँ पर जो मेसोडर्म है दैट इज नॉट लाइनिंग दी बॉडी कैविटी. तो अब हम इनका क्या करें? प्रेजेंट भी है लेकिन पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है. तो सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसीलोम. सीडो मीन्स, सूडो क्या होता है? सीडो मीन्स झूठा. सीडो मीन्स झूठा, फेक, नकली. ठीक है, तो फेक, हम इसको क्या बोलते हैं? झूठा सीलोम, फेक सीलोम. तो इसलिए हम क्या कह देते हैं? स्यूडोसीलो. एग्जाम्पल एशेलमेंथिस. तो सिर्फ और सिर्फ एशेलमेंथिस ऐसे होते हैं जिनके पास स्यूडोसीलोम होता है. तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओनली एशेलमेंथिस. यहाँ क्या आएंगे? स्पॉन्जेस, सॉरी यहाँ पर नहीं, एसीलोमेट समझते हैं. स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, टीनोफोरा एंड दी प्लेटीहेलमिन्थिस. एसीलोमेट समझते हैं.
एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, बॉडी कैविटी ही एब्सेंट है, उनको हम क्या कहेंगे, एसीलोमेट। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ लिख लेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। ये समझो एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है। अब ये देखो, ये हुई हमारी बॉडी कैविटी, लेट्स सपोज ये हो गई एक और लेयर, ये आगे लास्ट लेयर, बस बॉडी कैविटी कहाँ है, ये तो थी जो लेयर, ये तो सबके अंदर है, ठीक है। इसको हम बॉडी कैविटी थोड़ी ना कह रहे हैं, हम बॉडी कैविटी यहाँ कहते हैं जो स्पेस होता है, लेकिन यहाँ कोई बॉडी कैविटी है ही नहीं, तो ये कैसे हो गए, एसीलोमेट। क्लियर टिल हियर? Okay, now coming on to the segmentation part. In some animals, the body is externally and internally divided into segments in a serial repetition of at least some organs. For example, earthworm, very important. Annelids. The body shows this pattern called metameric segmentation, and the phenomena is known as metamerism. Phenomena को हम क्या बोलेंगे? Phenomenon is known as metameric segmentation. ठीक है, मेटामेरिज्म, सॉरी। और ये जो सेगमेंटेशन है इनको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये क्या होता है, अब इसको मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ जब मैं आपको समझाऊंगी एनालिड ऑफ फाइलम के बारे में, ठीक है। अर्थवर्म को आपने कभी नोटिस किया होगा तो बाहर कुछ इस तरीके के सीटे, जैसे लेट्स सपोज दिस इज अर्थवर्म बॉडी, ठीक है, तो इस तरीके से बाहर से कुछ इस तरीके से डिवीजन काइंड ऑफ प्रेजेंट होती है। यही यहाँ पर इन्हीं काइंड ऑफ डिविजन्स को, यही जो रिपीटेशन सेगमेंट्स जो ये बने हुए हैं, इन्हीं को क्या बोला है यहाँ पर, ठीक है, इन्हीं सेगमेंट्स को क्या बोला है, मेटामेरिक सेगमेंट्स, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंट्स। क्लियर? नाउ नोटोकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। देखो अभी आपको हाईलाइट करना है दैट इट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड, मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे तो हमने सारी क्लासिफिकेशन कर रखी है ऑर्गेनिजम्स की, सॉरी एनिमल्स की, ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स कौन होते हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, एंड नॉन कॉर्डेट्स जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर? It is a rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. Animals in notochord are called chordates, and those animals which do not have this notochord is known as non-chordates. ठीक है, notochord कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगी, इसका एक स्ट्रक्चर आपका डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में ही, उससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। कॉर्डेट्स तो हमें पता ही है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स कौन है, पॉरीफेरा से एकाइनोडर्मेटा, ये सभी क्या है, नॉन कॉर्डेट्स हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओके, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इन गिवन 4.4 फिगर। अब देखो ये फिगर अभी मैं आपको आज समझा देती हूँ, उसके बाद फाइलम से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दैट किसी बच्चे को अगर इस फिगर में अगर कोई डाउट है तो अभी आप समझ सकते हो। चलिए, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ सबसे पहले हमें पता है किंगडम का, तो किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया। एनिमेलिया में सभी मल्टीसेल्यूलर होते हैं, हमें ये भी पता है, तो इतना तो सभी को क्लियर हो गया। किंगडम क्या है, एनिमेलिया मल्टीसेल्यूलर। इट इज़ अ काइंड ऑफ समरी, और समरी तो आपकी लास्ट में भी दे रखी है अच्छे वाली। ये तो सिर्फ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, इन सब जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे समरी दे रखी है जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। एनिमेलिया में सेल्यूलर लेवल होता है और एक होता है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, इन सभी के लेवल के सेल्यूलर। अब ये क्या है, किंगडम कौन सा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन सिमेट्री, देन सीलोम है या नहीं है, देन योर फाइलम, दैट इज योर एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ जो सेल्यूलर लेवल के हैं दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, ये मैंने आपको पहले भी बताया, मोस्टली एसिमेट्रिकल, नॉट ऑल,
नॉट ऑल, एग्जाम्पल मैं आपको नहीं बता दी बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ एग्जाम, अब देखो मोस्टली एसिमेट्रिकल, अब इनमें क्या होते हैं एसिलोमेट्स, ये क्या है एसिलोमेट्स, ठीक है। अब ये समझो कि जो फाइलम पॉरीफेरा के आपके बारे में यहाँ पर दे रखा है, फाइलम पॉरीफेरा के बारे में, ओके। दे आर एसिलोमेट्स, दे आर पॉरीफेरेंस। तो लेट्स सपोज क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द फाइलम सेल्यूलर लेवल, अब कहीं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है ना, उसी से समझ जाओ पॉरीफेरेंस आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरेंस में ही सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। अब मान लो क्वेश्चन ने दे दिया बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्री पता है आपको, मैंने बताया था एक होती है रेडियल सिमेट्रिक, मोस्टली एसिमेट्रिकल, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्रिकल में एसिलोमेट कौन कौन है, सीलेंट्रेटा, निडेरिया और टीनोफोरा, क्लियर। एंड देन विदाउट बॉडी कैविटी यानी कि एसिलोमेट ही है, लेकिन बायलैटरली सिमेट्रिकल कौन है, प्लैटीहेलमिन्थेस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल विदाउट बॉडी कैविटी। देखो एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, सो आंसर विल बी प्लैटीहेलमिन्थेस। और क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ से हैं विद, देखो ये क्वेश्चन बन सकता है दैट दे हैव फॉल्स सीलोम, ठीक है, क्या है उनके पास, दे हैव फॉल्स सीलोम यानी कि स्यूडोसीलोमेट्स, बायलैटरली सिमेट्रिकल, टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई दी फाइलम, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं, या तो आपको आइडेंटिफाई दी एनिमल देखिए, एशेलमेंथस के 3-4 मतलब एक एग्जाम्पल दे देंगे और 3-4 कोई और दे देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विथ ट्रू सीलोम, सीलोमेट्स, अब ये सभी एशेलमेंथस के बाद सभी के पास ट्रू सीलोम होता है, एनालिट, आर्थ्रोपोड, मॉलस्क, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पर आ गई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, एकाइनोडर्म्स एग्जिबिटिव। देखो एनसीईआरटी ने सिर्फ इतनी लाइन दी है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, कई बार तो पढ़ते ही नहीं है बच्चे, अब बच्चे इस लाइन को समझ रीड करके कुछ ऐसे सोचते हैं कि एनसीईआरटी ने इतना दिया है दैट्स एनफ। नो, अगर यहाँ पर हमें इतनी हिंट दे रखी है दैट दे एग्जिबिट रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, तो आपका एक खुद का काम बनता है कि आप स्टेज फाइंड आउट करोगे कि रेडियल कौन सी स्टेज में और बायलैटरल कौन सी स्टेज में है। यही आपका आज का जो है वो होमवर्क है, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ एंड नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफेरा से। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। अगेन आपको अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। सीलोमेट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।